I welcome you today for the 6th day of this training. This is our first session, and today with us is Dr. Dipender Kumar. Sir is a scientist agronomy in Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, CMAP, in Pantnagar, Uttarakhand. He's a specialist in agronomy, but he is related to medicinal and aromatic crops. He is right now a co-PI in many different projects also. He will himself also give his introduction, and he is right now working itself on the medicinal and aromatic plants in Uttarakhand. Okay, so without wasting much time, let us give invitation to our Dr. Dipender Kumar sir to start the lecture. सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहूँगा जो आप लोग इस 7 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने जो पार्टिसिपेट किया और आप लोग जो भी यहाँ से सीख रहे हैं, जो भी आप लोगों को यहाँ से लर्निंग मिलेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूँ, साथ साथ आपका वेलकम भी करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आए और आपने हमारे जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं उसमें आपने जो इंटरेस्ट दिखाया वो एक सच में एक काबिल तारीफ है, क्योंकि ये जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं ये इस टाइम इंडिया में एक ग्रोइंग सेक्टर है, यू कैन से कि एक इमर्जिंग सेक्टर है। ठीक है, आज से पहले अगर मैं बात करूं कि मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ एक ये हमारे घरों तक सीमित था, चाहे हम तुलसी ले लें या अश्वगंधा ले लें, कोई ऐसी क्रॉप आप घर में होगी, हल्दी होगी जिस तरह से जैसे, तो आज तक वो अवेयरनेस नहीं थी लोगों के बीच इन क्रॉप्स के लिए। तो अभी पिछले लास्ट 5 to 10 ईयर्स में जो भी अवेयरनेस आई है लोगों में, फार्मर्स में, चाहे जो स्टार्टअप्स जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनमें, तो उसके बेस पे मैं यही कहता हूँ कि इट इज़ एन एमर्जिंग सेक्टर फॉर फ्यूचर इंडिया, फॉर फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, फार्मर्स आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप्स और ज़्यादा खुलते हैं, तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर एज कम्पेयर टू अदर डिफरेंट कन्वेंशनल जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके कंपैरिजन में इट विल बी मच बेटर। ठीक है, सो बिफोर स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर दीपेंद्र कुमार, आई एम वर्किंग एज ए साइंटिस्ट एग्रोनॉमी in the division of crop production and protection at CMAP Research Center Pantnagar. Currently I am working on different aspects of different medicinal aromatic plants, especially I am working on आपने सुना होगा कैमोमाइल क्रॉप, ठीक, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, लेमन ग्रास में मैं काम कर रहा हूँ, दमस्क रोज में हूँ मैं, और अभी एक हमारी सीमैप की जो लेटेस्ट वैरायटी आई है, एक ओरिगेनो आपने सुना होगा क्रॉप, उसमें सिन सुदीक्षा एक नई वैरायटी आई है, एंड सिन सुदीक्षा इज़ वन एंड ओनली वैरायटी इन इंडिया विच वाज रिलीज्ड बाय सीमैप लास्ट ईयर। ठीक है, तो दीज आर 3 to 4 क्रॉप्स आई एम वर्किंग ऑन दीज। I have published more than 50 publications in national and international. I have attended different conferences. I have reviewed so many research articles nationally and internationally, and I have about 8 years of experience in research as well as in teaching. कहना चाहूँगा आप लोग हम उम्र हैं, ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी अभी आप लोगों की तरह सीख रहा हूँ, मेरा भी एक एमर्जिंग फेज़ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस तरह के जब इवेंट होते हैं मुझे भी जानने को मिलता है, और साथ साथ जो कुछ मुझे पता है इन क्रॉप्स के बारे में वो मुझे बताने के लिए मिलता है। सो एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। सो टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज द फ्यूचर ऑफ हाई वैल्यू मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चला होगा कि हम मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के उस फील्ड के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा इन क्रॉप्स के, अगर हम इसको कल्टीवेट करते हैं या इन क्रॉप्स को लेते हैं अपने कन्वेंशनल क्रॉप्स के साथ, तो हमारा मार्केट में क्या फ्यूचर होगा, इंडिया में क्या फ्यूचर रहेगा इन क्रॉप्स के लिए, हम इनको अगर लगाएंगे तो हमारा कुछ बेनिफिट होगा नहीं होगा, हम इनको लेकर के कुछ स्टार्टअप्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर स्टार्टअप कर सकते हैं तो किन फील्ड में स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरह के स्टार्टअप्स हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने अपनी लास्ट 5 डेज़ में ये सब आपने सुना भी होगा
लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ में एक आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि इंडिया में जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं, नहीं चाहे वो हमारा आयुर्वेद भी हो सकता है, यूनानी तिब्बतन सिस्टम, बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जिसमें हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा है पिछले हमारे कई हज़ार सालों से। और इस बात के लिए हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया में करीब हमारे 17,000 to 18,000 प्लांट्स ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनको हम एज ए मेडिसिनल पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें से केवल 6,000 से 7,000 जो हमारे प्लांट्स हैं, अबाउट 6,000 to 7,000 प्लांट्स, उन पे केवल अभी तक डिटेल्ड स्टडी हुई है विच आर नॉन फॉर रेमेडियल पर्पसेस फॉर सम काइंड ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो आप देखिए 17,000 से 18,000 प्लांट्स हैं, लेकिन उसमें से केवल 6,000 से 7,000 प्लांट्स ही अभी तक ऐसे पता है हम लोगों को जो किसी ट्रीटमेंट्स में जो किसी इलाज के लिए हमारे लिए यूज़ होते हैं। ठीक, और हमारे वेदास में भी इंडिकेट है पहले से कि करीब 200 से ज़्यादा हमारे ऐसे वेजिटेबल ड्रग्स मिले हैं जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में जो हमारे यूज़ हुए हैं। ठीक, फिर हमारे लगभग 4,22,000 प्लांट स्पीशीज़ जो हमारी वर्ल्ड में हैं, जो हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट स्पीशीज़ से जो रिलेट करती हैं, इस कैटेगरी में आती हैं। उसमें से केवल हमारे 8 to 16% प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे लॉन्ग ह्यूमन हिस्ट्री में यूज़ हुए हैं। और करीब 960 यानी कि 960 टाइप के जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनमें अब तक केवल एसेस हुआ है, और उसमें से केवल जो हमारे कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं, तो कुछ ही परसेंटेज है जो हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का जो हम आज तक यूज़ कर पाए हैं अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स। सो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं एरिया की बात करूँ मैप कल्टीवेशन में, तो अभी हमारे इंडिया में राजस्थान इज़ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन मैप्स प्रोडक्शन, and Rajasthan is followed by the Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is the second one in terms of area. और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो MP is the first and राजस्थान is the second. तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इंडिया में कितना इसका स्कोप है। मतलब अभी केवल MP, राजस्थान या UP अगर मैं बात करूं तो नो एनी अदर स्टेट इज लीडिंग इन दिस मैप्स कल्टीवेशन। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप इस फील्ड में अपने स्टार्टअप्स या अपने फार्मर्स को, या आप जो आपकी फार्मर्स कम्युनिटी है, अगर वो लोग इस तरह की क्रॉप्स को स्टार्टअप करते हैं या स्टार्ट करते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर कि जो हमारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है इंडिया में, उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो चाइना सबसे फर्स्ट पे आता है लीडिंग एक्सपोर्टर में, और इंडिया इज द सेकंड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ये डेटा करीब NMPB ने दिया था। NMPB आप जानते होंगे, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। ठीक है, तो वाई मैप्स आर इम्पोर्टेंट? बिकॉज दे फैच हाई इकोनॉमिक वैल्यू। उनकी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी वैल्यू है, अच्छा मार्केट है। तो इस तरह से हमारे लिए मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपने ये डेफिनेशन भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मेडिसिनल प्लांट्स होते क्या हैं। अब मेडिसिनल प्लांट्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं विच कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें कुछ अलग तरह का कोई सब्सटेंस होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सतावर, सतावर में क्या चीज़ होती है? शतावरीन। ठीक है, सर्पगंधा है, उसमें क्या होता है? नहीं, वो अश्वगंधा में होता है। सर्पेंटाइन में होता है आपका, वो सर्पगंधा में होता है सर्पेंटाइन। ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा हमारा सब्सटेंस है जो हमारा किसी न किसी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जिसमें कुछ तरह का अरोमा या कुछ तरह का फ्लेवर होता है। ठीक है, उन एरोमेटिक प्लांट से हम क्या करते हैं, उनका एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, या उनका फ्लावर हो गया, या कोई उनका कोई पार्ट हो गया जिसको हम यूज करते हैं एज ए टू गिव फ्लेवर और टू गिव सम टाइप ऑफ अरोमा। ठीक है, तो उस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक प्लांट्स। तो यूजेस आपको पता ही है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट से हम क्या लेते हैं? क्रूड ड्रग्स लेते हैं, और इन क्रूड ड्रग्स को प्रोसेस करके हम डिफरेंट टाइप के ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं, और वो यूज़ किस में होते हैं? हर्बल कॉस्मेटिक्स हो गया, या स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स फॉर्मेशन में हो गया, या डिफरेंट टाइप के जो फंक्शनल फूड्स हैं उनमें हम उसको यूज़ करते हैं।
एरोमेटिक प्लांट्स की बात करूं तो आपने स्टीम डिस्टिलेशन सुना होगा, ठीक। तो एरोमेटिक प्लांट्स का हम स्टीम डिस्टिलेशन करके उनसे हम एसेंशियल ऑयल लेते हैं। हाइड्रोसोल आपने सुना होगा लेते हैं। आपने गुलाब जल सुना होगा, है ना। गुलाब जल के क्या होता है, गुलाब जल क्या है, एक तरह का परफ्यूम वाटर है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक प्लांट्स है वो इस तरह के हमें प्रोसेस केमिकल देते हैं, उनको हम डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा फ्लेवर इंडस्ट्री हो, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम इन प्लांट्स को मेडिसिनल एज वेल एज एरोमेटिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप्स के अंदर आते हैं, जैसे कि जेरेनियम। इसमें हाइलाइटर है क्या, कुछ पॉइंटर बंद हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जेरेनियम, कैमोमाइल, दमस्क रोज, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला। तो मेरे ख्याल से सारे नाम तो आपने सुने होंगे और देखे भी हैं क्रॉप्स को। तो ये ऐसे मतलब देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, लेकिन मैंने कुछ जो मुझे लगा जो आपने सुना भी है और आप लोग जानते भी होंगे और जिनकी मार्केट में इस टाइम डिमांड चल रही है, तो मैंने केवल उन्हीं प्लांट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ये एक मैंने टेबल दिया है, ये कुछ हमारे मेजर मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो मुझे लगता है कि इस रीजन में, यहाँ पर जम्मू हो या कश्मीर हो, जो इस रीजन में हमारे ग्रो हो सकते हैं। तो जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि अश्वगंधा नंबर 1 पे है। इसमें मैंने बताया कि इसके यूजफुल पार्ट्स कौन सा हो सकता है, उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जो हमारे सी मैप ने जो हमारी वैरायटी रिलीज करी है उसमें बेटर वैरायटी कौन सी है। तो अश्वगंधा की बात करूँ तो उसका यूजफुल पार्ट है रूट्स, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसका मेजर जो मेन इकोनॉमिकल पार्ट है वो रूट है। उसका जो यूज़ होता है वो एडेप्टोजेनिक है, मतलब आप डिफरेंट टाइप की जो ट्रीटमेंट्स हैं मेडिसिनल उसमें आप यूज़ करते हैं। जो हमारी सी मैप की रिलीज जो बेस्ट वैरायटी है वो सिम पुष्टि, जो अभी लेटेस्ट है सिम पुष्टि। इसकी जो सीड की जो यील्ड है एज वेल एज जो इसकी रूट यील्ड है, इट इज़ मच हाइयर एज कम्पेयर टू जो हमारी पहले की जो वैरायटीज़ थी उनसे ज़्यादा है। सेना की बात करूँ तो इसका जो यूजफुल पार्ट है वो पोर्ट्स इसमें आती हैं वो है, और लीव्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूज इसका लेक्सेटिव है और वैरायटी इसकी सोना है। सिलिबम, इट इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग क्रॉप है। सिलिबम सबसे अच्छी क्रॉप क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर कितना भी डाउन जाएगा ये आपकी सफ़र नहीं होगी, ठीक है। ये कोल्ड रेजिस्टेंट है, मतलब माइनस तक भी पहुंच जाएगा तो ये इस पर कोई असर नहीं होगा। इसकी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें सिलिबिनिन पाया जाता है। उसका यूज़ कहाँ पर है, जॉन्डिस में, गॉल स्टोन्स, मेंस्ट्रुअल पेन, ठीक है। और जो इसकी वैरायटी है सी मैप सिल 9 और सिम लिव के नाम से इसकी वैरायटी है, सी मैप के जो रिलीज करी हुई है। फिर आता है पेरिविंकल, सदाबहार आपने सुना होगा, है ना, जिसमें पिंक कलर का भी इसमें फ्लावर आता है, कई जगह वाइट कलर का भी फ्लावर आता है। तो इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, यूज इज एंटी कैंसरस एंड हाइपोटेंसिव, एंड द वैरायटी इज धवल, प्रबल एंड निर्मल। तो सर्पगंधा, कालमेघ एलोई, इसी तरह से कुछ अदर क्रॉप्स हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, और उसके यूजेज हैं और उसकी वैरायटीज हैं। अगर आप इसका फोटो खींचना चाहते हैं इसके, आप फोटोग्राफ इसकी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो उसके बाद मैंने कुछ एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बताया जो मुझे लगता है यहाँ पर इस रीजन में ग्रो हो सकती हैं, जैसे कि मेंथोल मिंट, जो हमारे प्लेन्स एरिया है जम्मू साइड का, वहाँ पर आप मेंथोल मिंट को इसमें ले सकते हैं। मेंथोल मिंट तो इज़ मच पॉपुलर इन इंडिया राइट नाउ, ठीक है। सी मैप इज़ वर्किंग ऑन मेंथोल मिंट स्पेशली, ठीक है। और सी मैप के एफर्ट से ही मेंथोल मिंट से रिलेटेड मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक क्या था, इंडिया में हम मेंथोल जो था वो इम्पोर्ट करते थे अदर कंट्रीज से, चाहे वो चाइना से करते हो चाहे जहाँ से भी करते हो, लेकिन ड्यू टू एक्सट्रीम एफर्ट ऑफ सी मैप एंड एज वेल एज अरोमा मिशन, सुना होगा आपने, अरोमा मिशन में मेंथोल मिंट को इतना ज़्यादा फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांटिंग मटेरियल दिया गया, उनकी ट्रेनिंग्स वर्कशॉप हुई, स्टार्टअप शुरू हुए, तो आज इंडिया में मेंथोल मिंट में इंडिया नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। आज हम इंपोर्ट नहीं करते, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के साथ साथ मेंथोल मिंट में भी और साथ साथ हम लेमन ग्रास में भी इस टाइम एक्सपोर्ट वाली कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी कि उसमें भी हम नंबर 1 पे आ गए। यानी कि आप ये देखिए कि अपॉर्चुनिटीज़ देखिए आप, केवल मैं 2 क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, मेंथोल मिंट की और आपकी लेमन ग्रास की, ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं। और वो लीडिंग एक्सपोर्टर हम कब होंगे,
जब आप लोग उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट कैसा हो, चाहे वो स्टार्टअप्स के थ्रू हो, चाहे वो फार्मर्स के थ्रू हो, मतलब हमें नंबर 1 आना है। नंबर 1 कैसा आएगा, जब हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी चीज़ों को मार्केटिंग करेंगे, अच्छा मार्केट होगा, अच्छी पॉलिसीज़ होंगी, तो है ना, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो उन चीज़ों में भी हमारे पास बहुत स्कोप है। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं, पामारोजा, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, जेरेनियम, बेसिल, वेटिवर, पचोली। तो इनके भी कुछ अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे कि लेमन ग्रास की बात करूँ मैं अगर, तो इसमें सिट्राल मिलता है। सिट्राल इज वेरी इंडस्ट्रियली प्रेफर्ड कंपाउंड, ठीक है। सिट्राल सिंथेटिकली नहीं बनाया जा सकता, इट इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड या सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ओनली लेमन ग्रास ऑयल। मेंथोल मिंट का सिंथेटिक प्रोडक्शन है, बट लेमन ग्रास में अभी तक ये चीज़ नहीं है, तो लेमन ग्रास इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। लेमन ग्रास की एक खासियत क्या है, इसको आप कहीं भी लगा दीजिए और लगा के भूल जाइए, ये नहीं मरेगी। पानी नहीं देंगे, पाला पड़ जाएगा, स्नोफॉल हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो जाएगी, बट आपकी मरेगी नहीं। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिली फिर से फ्लरिश एकदम, ठीक है। और ये पेरिनियल क्रॉप है, 5 साल तक ये आपकी, आप काटते रहिए उसको, साल में हम इसकी 3 कटाई करते हैं, काटते रहिए फिर आ जाएगी, काटते रहिए फिर आ जाएगी। और 1 साल में आप इसका करीब 200 से 250 किलो तेल, इसका शीशल ऑयल हम इसकी ईल्ड ले सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा इसकी जो चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ क्रॉप्स थी हमारी। उसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है कि वाई हाई वैल्यू मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स आर रिक्वायर्ड, क्यों ज़रूरत है इनकी। जैसे कि आजकल देख रहे हैं लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, हर्बल प्रोडक्ट्स, हर्बल चीज़ें, चाहे वो फूड्स की बात करें हम, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक आटा, कुछ भी हो, मतलब प्योर चाहिए। सबको पता है एग्रोकेमिकल्स का बहुत यूज़ हो रहा है ना, पेस्टिसाइड का बहुत यूज़ हो रहा है, तो हर कोई चाह रहा है कि चीज़ें सेफ हों, चाहे वो खाने वाली हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की हो, चाहे वो पीने वाली, जो भी हो वो एकदम शुद्ध हो थोड़ा सा। तो अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हार्मफुल केमिकल्स के रिगार्डिंग उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है मैप्स क्रॉप्स जो है हमारा। डिमांड हमारी बढ़ रही है नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स की, इंडिया में एज वेल एज इन अब्रॉड, ठीक है। अगर हम बात करें तो कहीं भी हर्बल और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड हमारी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और उनका पूरा कैसे किया जा सकता है, जब हम लो वैल्यू क्रॉप्स को छोड़ करके हम हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिमांड बहुत हाई है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और इकोनॉमी की फिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि सपोज आप राइस वीट लगा रहे हैं, इधर तो होता होगा राइस वीट, तो होता है राइस, चलो मैं मान लेता हूँ कम होता है, या और कौन सी क्रॉप होती है जो हमारी सीरियल क्रॉप्स में है, फॉडर वगैरह आप मान लीजिए, चलिए। तो अभी तक क्या था, मोनोक्रॉपिंग हो रही है, या हम एक ही क्रॉप ले रहे हैं बार बार। तो जब आप एक ही क्रॉप लेने लगते हैं तो वहाँ का जो मार्केट है वो उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, वहाँ पर क्या होगा, फिर धीरे धीरे उस चीज़ का सैचुरेशन आने लगता है। और जब किसी चीज़ का सैचुरेशन आ जाता है, तो सिंपल सा आप लोगों को पता ही है, जब कोई चीज़ सैचुरेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाएगी, कोई नहीं लेगा। कल को जहाँ वो चीज़ 100 रुपये की बिक रही थी, आने वाले टाइम में वो शायद 50 की हो, 10 की भी हो जाए, और ज़्यादा भी क्या बिके ही ना, है ना, सैचुरेशन आ जाएगा। तो हमें ऐसी क्रॉप्स की तरफ, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाना होगा। आप अपनी उन क्रॉप्स के साथ साथ डाइवर्सिफाइड, आपने सुना होगा एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, आप इन क्रॉप्स को भी साथ में लगाएं। जैसे कि प्लेंट्स में हम क्या करते हैं, शुगर केन है, शुगर केन के बीच में हम लेमन ग्रास लगा देते हैं। शुगर केन की हार्वेस्टिंग कब होगी, 1 साल बाद। लेमन ग्रास की हार्वेस्टिंग आफ्टर एवरी 6 मंथ, देन 3 मंथ कंसेक्यूटिवली। यानी कि आपने साल में 3 कटिंग लेनी, गन्ना आपका खड़ा है, उसको हमने नहीं छेड़ा, तो विद इन 1 ईयर आपको 3 बार वो इनकम मिल गई, भले ही थोड़ी मिली तो साथ में जब आप गन्ना काटेंगे तो शुगर केन की जो एडिशनल इनकम है वो आपकी अलग से। तो दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो हमें इस तरह की मोटिव के साथ, इस तरह की सोच के साथ हमें बढ़ना होगा। इसलिए मैंने बोला इकोनॉमी की फिजिबिलिटी इज देयर, यानी कि आपको टाइम टू टाइम उसका पैसा आता रहेगा,
ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया और ख़राब हो गया, भूल गए। ये क्रॉप्स ऐसी हैं, ना तो इसको जानवर नुकसान करता है, जानवर क्यों खाएगा उसको, उसके लिए तो वो जहर है, ठीक। दूसरा चीज़, कोई काट के नहीं लेके जा सकता। हो जाता ना जैसे कहीं आपने कोई ऐसी वेजिटेबल लगा दी तो आस के गाँव के लोग अपना काट के ले गए, तो भी आज यही बनाएंगे। तो ये ऐसी क्रॉप्स है, काट के भी ले गया तो भी क्या करेगा उसका, जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, डिस्टिलेशन नहीं होगा, तब तक वो उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैप्स आर द ऑप्शन। मैप्स ऑप्शन कैसे होंगे, जब हम उसको ग्रो करेंगे या स्टार्टअप्स करेंगे, ठीक है, उसको प्रोसेस करके बेचेंगे। अभी एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा है, अभी एक फार्मर का है। नेक्स्ट है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ रही है। अगर आप, हमारे पास सरप्लस होगा, अभी तक क्या हम सारी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कैमोमाइल हो, रोजमेरी हो, ओरिगेनो हो। ओरिगेनो तो आपने बहुत कॉमन सुना होगा, पिज़्ज़ा वगैरह सब में। अभी तक इंडिया में सीमैप ने अभी तक वैरायटी दी है। उससे पहले क्या था, वाइल्ड ओरिगेनो था, जो आप पिज़्ज़ा वगैरह में खाता ना, उसमें आप कभी उसको स्मेल करके देखना, बहुत माइनर ट्रेसेस अमाउंट में आपको ओरिगेनो मिलेगा। उसके बाद पता नहीं क्या क्या उसमें वो पड़ा रहता है, ओनली गॉड नोज, ठीक है। प्योर ओरिगेनो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, वो सारा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, और क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या उसमें मिक्स है, वो नहीं पता। लेकिन अभी सीमैप ने जो वैरायटी रिलीज करी है, उसकी क्वालिटी रिपोर्ट ये बताती है कि उसकी जो फ्रेगरेंस है, इट इज़ मच हाइयर जो हमें पिज़्ज़ा वगैरह में उसमें मिलती है। हम उसको ड्राइड करके लीफ उसका क्या बोलते हैं उसको, पाउडर फॉर्म में, है ना, ड्राइड लीव्स करके, या उसका एसेंशियल ऑयल, उसकी अभी आने वाले टाइम में बहुत डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अभी इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना वैरायटी थी वो, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स की तरफ हमें जाना होगा। तो हमारे लिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है। उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें इसके कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। दूसरा है R&D, इसमें ज़्यादा होने लगी है। अब से पहले मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स को कौन जानता था, बहुत कम लोग। लेकिन अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है हेल्थ केयर सेक्टर की, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे फार्मास्यूटिकल, कुछ भी हो, तो इन प्लांट्स की डिमांड हमारी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। उसके बाद आता है सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हमारे बेनिफिशियल हैं, जहाँ पर अब आपके फॉरेस्ट खत्म हो गए हैं, जंगल खत्म हो गए, बंजर ज़मीन पड़ी है, वेस्ट लैंड पड़ी है, बैरन लैंड पड़ी है, वहाँ पर आप इन क्रॉप्स को लगाइए। वो आपकी जो अनप्रोडक्टिव लैंड थी, वो आपकी प्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो ऐसी जगह, ये ऐसे प्लांट्स हैं कि जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहाँ ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हर तरह से लोकल कम्युनिटी के लिए इट इज़ मच बेटर देन अवर कन्वेंशनल क्रॉप। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्लाइमेटिक वेरिएशंस का इन पर कोई असर नहीं होता है, कितना ठंडा पड़ जाए, कितना गर्म पड़ जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी देर एक सीवियर स्ट्रेस में जाएंगी, लेकिन जैसे ही फेवरल, फिर से हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। सोर्स ऑफ मैनी कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कि लेमन ग्रास में सिट्राल है, कैमोमाइल में कैमोजिलिन है। तो ऐसे कुछ इकोनॉमिकल कंपाउंड है जो इन प्लांट से मिलते हैं और उनकी बहुत डिमांड है मार्केट में। जैसे कि कैमोमाइल में कैमोजिलिन कंपाउंड है, उसकी इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, और वो डिमांड आप यकीन नहीं मानेंगे, पता नहीं बिलीव करें ना करें, लेकिन ये मेरे खुद का पर्सनल फार्मर्स के साथ एक शेयरिंग थी। उसने अपना मार्केट में कैमोमाइल ऑयल वो बेचने गया। 2 तरह का ऑयल था उसके पास। एक तो था उसने पूरा प्लांट काट के जो उसका तेल निकाला था, ठीक, एक तो वो एसेंशियल ऑयल था। एक था ऑयल उसके पास जो सिर्फ फूल तोड़े थे उसमें, फ्लावर्स, ओनली फ्लावर, कोई स्टेम पार्ट नहीं, कोई ग्रीन पार्ट नहीं, सिर्फ फ्लावर। दोनों उसने मार्केट में जाके बेचे। मार्केट में क्या होता है, तेल बेचने से पहले वो इंडस्ट्री उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक करी तो एक तेल बिका उसका 25,000 या 30,000 रुपीज़ पर केजी, और जो ओनली फ्लावर वाला था वो उसका तेल बिका 70,000 रुपीज़ पर केजी। तो क्या मैं वही कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ की तरफ मूव करिए और थोड़ा साइंटिफिक तरीके से उस चीज़ को लेकर के अगर आप चलेंगे तो आपको जो एक तो मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा, दूसरा आपकी जो इंडस्ट्री जो आपसे जुड़ी है वो आपसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ेगी। तीसरा, इसमें एक चीज़ और आती है, वो इसमें नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूँगी, कोई भी फार्मर अगर आप इस चीज़ को ग्रुप में करेंगे, है ना, अगर आप
एक फार्मर होगा उसके पास 100 किलो तेल पड़ा है, अगर आप 10 फार्मर हैं आपके पास 1000 किलो तेल पड़ा है, तो इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? 100 किलो वाले के पास कि 1000 किलो वाले के पास? 1000 किलो वाले के पास ना। तो जो भी करें क्लस्टर में करें। मार्केट पहले आपको 100 किलो वाले को क्या होगा, उसको इंडस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, लेकिन 1000 किलो वाले के साथ क्या होगा, इंडस्ट्री आपके पास खुद आएगी। ठीक है, तो हमें इस तरह की चीजें करनी है, थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा सीमैप के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सीमैप क्या है। सीमैप एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CSIR का। ठीक है, तो जो सीमैप जो हमारा काम करता है वो कल्टीवेशन में काम करता है। बायो प्रोस्पेक्शन मतलब कि हम ये भी बताते हैं कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं, एंटी बैक्टीरियल किस तरह की है, एंटी फंगल है कि नहीं है, तो इस तरह की चीज़ में हम काम करते हैं। दूसरा ऑयल एक्सट्रैक्शन, केमिकल कैरेक्टराइजेशन में भी हम लोग काम करते हैं, और उस फॉर्मुलेशन उससे क्या क्या बनाया जा सकता है मार्केट में सेल आउट करने के लिए, फॉर्मुलेशन वगैरह भी हम लोग तैयार करते हैं। हिस्ट्री अगर हम सीमैप की बात करूँ तो ये हमारा पहले सिम्पो के नाम से जाना जाता था। इसका एक सेंटर पहले कभी श्रीनगर में भी हुआ करता था, शायद आई थिंक पुलवामा में था पहले। सिम्पो 1000 रुपीज़ पर kg है। ठीक, अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं 4 किलो तेल सेल आउट करूँगा तो मेरा कितने का बिकेगा, केवल 4000 रुपये का। उन्होंने क्या इनोवेटिव आइडिया लगाया, उन्होंने 100 ml की बॉटल्स बनाई और उन्होंने उसको कहाँ बेचा, दिल्ली में चांदनी चौक पे। वो उनकी 100 ml की बोतल 250 रुपये की बिकी है, यानी कि जो 100 ml की बोतल 100 रुपये की बिकनी थी उनकी 250 की बिकी, यानी कि पर केजी में कितना बैठा, 2500 रुपीज़ पर केजी का रेट बैठ गया। तो यानी कि जहाँ 4000 रुपये आने थे वहाँ कितने आए उसके, हैं 10,000 रुपये आए करीब, है ना। तो 10 यानी कहाँ 4000 कहाँ 10,000। आप इनोवेटिव आइडिया देखिए उसका फार्मर का। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन करना होगा। उसने एक छोटा सा लेबल लगाया, ठीक है। अब इस बार उसने क्या किया, फिर से आया वो फार्मर, उसने बस इस बार क्वालिटी रिपोर्ट और ले ली हमसे। अब क्वालिटी होगी तो फिर तो और अच्छी बात है ना, ये एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफाइड रिपोर्ट मिल गई कि हाँ कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट इज़ मच बेटर। तो ऑब्वियसली बात है कि वो अच्छा बिकेगा, है। तो ये चीज़ होती है। फिर पब्लिक को हम अवेयर करते हैं कि भाई आपके घर में या एक हर्बल गार्डन बनाओ, इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी करना। सुपीरियर वेराइटीज़ और एग्रो टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट में हम लोग हेल्प करते हैं। और IPR जनरेशन वगैरह, अगर किसी फार्मर ने या किसी स्टार्टअप ने कुछ अच्छा कुछ नया इनोवेटिव किया तो उसको हम उसका पेटेंट वगैरह दिलवाने में भी उसको हम हेल्प करते हैं। तो ये सारी अरो मिशन की एक्टिविटीज़ है। ये हमारी कुछ मैंडेट क्रॉप्स हैं अरो मिशन में, लेमन ग्रास, पामारोजा, जिरेनियम, एंथोलमेंट, ये सब सारी। और मेरा अरो मिशन में फेज़ 2 की अगर बात करूँ तो करीब हमने 4500 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया हमने कवर किया है। 5 हमने डिस्टिलेशन यूनिट सेटअप करवाई हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। करीब हमने इसमें एक वैरायटी डेवलप करी थी। करीब 73 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने कंडक्ट कराए फार्मर्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और हमने जो मैन पावर जो ट्रेन करी, मैन पावर ट्रेन मतलब इन टर्म्स ऑफ जो फार्मर्स को ट्रेन किया, एंटरप्रेन्योरशिप को जो ट्रेन किया है, वो करीब 7965 लोगों ने ट्रेन किया इस मिशन के तहत। ये कुछ हमारी इमेजेस हैं जो हमने अरो मिशन एक्टिविटीज़ में जो हमारी आती हैं। प्लांटिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं इसमें किया, लगवाना फार्मर्स के यहाँ, ठीक। उसके बाद ये कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है डिफरेंट रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मतलब कुछ मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया है उसका। फिर ये हमारे जो मेजर माइलस्टोन्स है जो हमने अरो मिशन में जो अचीव किए हैं, जैसे कि हमने तीनों मिशन का अगर अभी तक जो हमने अरो मिशन में काम किया है तो करीब 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड हमने एरोमेटिक क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड करी है, जो अभी फार्मर्स हमसे जो जुड़े हुए हैं। और ये कुछ वैराइटीज़ हैं जैसे कि सिम अटल, सुगदा, सिम अक्षय, सिम सुदीक्षा, ये जो मैं ओरिगेनो वैरायटी की बात कर रहा था। ये कुछ वैराइटीज़ है जो इस अरो मिशन में हमने रिलीज़ करी है और इट इज़ मच हायर इन टर्म्स ऑफ यील्ड या इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन कंपेरिजन टू प्रीवियस और अदर क्रॉप्स। फिर हमने एक सोलर हाइब्रिड डिस्टिलेशन यूनिट डेवलप करी हमारे सी में अपने फार्मर्स के लिए। फिर हमने ये कुछ हमारे और अचीवमेंट है, 70 हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें से 1500 वुमेन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। आज वो अपना स्टार्टअप्स वगैरह शुरू कर रहे हैं।
डिस्टिलेशन यूनिट, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया फार्मर्स को। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल अगर आपको भी चाहिए तो हमारी CSIR की जैसे IIIM जम्मू वाली हमारी जो लैब है, आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को कांटेक्ट करना, आप हम लोगों से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी प्लांटिंग मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया सकता है। आपसे जुड़े हुए कोई और फार्मर्स होंगे उनको भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मैंथा कल्टिवेशन में जो मैं बता रहा था, ठीक है, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंथोलमेंट एंड लेमन ग्रास राइट नाउ। तो कुछ मैप्स की मैं एग्रो टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा जो हाई वैल्यू जो मुझे लगता है इस टाइम। सबसे पहला आर्टिमीसिया होता है यहाँ पर करते हैं कुछ फार्मर्स, ठीक है। तो उसमें है जैसे कि इसकी मेन यूज़ जो है इसका मलेरिया वगैरह में है ना, फीवर चिल्स में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका आर्टिमिसिनिन है। जो डेवलप्ड और इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है वो जीवन रक्षा, सिम आरोग्य, संजीवनी। लेकिन इन तीनों में से भी अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बेटर वैरायटी है वो सिम आरोग्य, ठीक है। सबसे अच्छी वैरायटी इस टाइम की चल रही है। इसका एक मिशन भी चलाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिमीसिया के ऊपर। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इसकी ये है, प्रोपेगेशन जो आप इसको ग्रो करेंगे वो थ्रू सीड करेंगे। कब लगाना है? नर्सरी इसके आप सितंबर अक्टूबर रेनी सीजन में डाल सकते हैं और नवंबर दिसंबर में भी आप इसको ले सकते हैं। प्लांटिंग रेनी सीजन या समर में आप इसको ले सकते हैं। सीड रेट 20 ग्राम पर हेक्टेयर, बहुत छोटा सीड होता है, बहुत ही छोटा, देखा होगा शायद आपने, है ना। तो 20 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। यहाँ हेक्टेयर चलता है, क्या चलता है? हेक्टेयर कनाल ही चलता है जैसे कनाल। यस, कनाल में कितना एरिया होता है? और कनाल हेक्टेयर के हिसाब से 20 कनाल 1 हेक्टेयर। 20 कनाल इक्वल टू 1 हेक्टेयर। हार्वेस्टिंग 4 से 5 महीने में इसकी आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ईल्ड जो मिलती है आपको हर फील्ड करीब 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। ऑयल कंटेंट आपको 0.2 से 0.4। ऑयल कंटेंट आपका वेरी कर सकता है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। किस टाइम काटा, हार्वेस्टिंग टाइम सबसे मेजर रोल प्ले करता है। हार्वेस्टिंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग इंटरवल जो भी था। ऑयल ईल्ड आपकी 30 से 40 किलो तेल इसमें करीबन मिल जाता है पर हेक्टेयर, यानी कि आपके 20 कनाल में। सतावर अगली जो क्रॉप है, कॉमन नेम इसको सतावरी या शतावर के नाम से 2 तरह की सतावर पाई जाती है हमारे इंडिया में, एक पीली सतावर और एक सफ़ेद सतावर। देखने में दोनों सीड जो होगा वो सेम होगा, लेकिन जब उसकी लीफ अगर आप देखोगे, सफ़ेद सतावर की जो लीफ होंगी थोड़ा सा वाइटिश कलर की होंगी, पीली सतावर की थोड़ा सा येलोइश होगी। सीड वगैरह सब कुछ आपका सेम होगा, बस वो जब उसकी जो वेजिटेटिव उस पर जाएंगे तब आपको डिफरेंस पता लगेगा। यूजेस एंटी डायरेटिक, डाईयूरेटिक, न्यूट्रेटिव, ये सब इसके यूजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट शतावरिन डिफरेंट ग्रेड्स का पाया जाता है। वैरायटीज़ जो अभी चल रही है इसमें दोनों मैंने लिख भी दिया, सिम शक्ति वाइट वाली है जो वाइट सतावर मैंने बोला, और सुनहरी जो पीली सतावर है उसमें आती है, ठीक है। प्रोपेगेशन इसका भी सीड से होता है। इसके सतावर के केस में एक चीज़ हो सकती है कि इट डिपेंड्स ऑन, ये बहुत क्लाइमेट थोड़ा सा सेंसिटिव क्रॉप है। सीड इसका कहीं जमेगा कहीं नहीं जमेगा बहुत फेवरेबल, जैसी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, वो अपने आप ग्रो हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करूँ हम पंतनगर में, हमारा ये नहीं जमता, लेकिन थोड़ा सा और प्लेन में जाएंगे लखनऊ की तरफ, जैसे उधर थोड़ा नीचे मूव करेंगे तो जम जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट टू क्लाइमेट एंड सॉइल टू सॉइल, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको वेरिएशन मिल सकता है। सीड रेट 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर, स्पेसिंग 60 बाय 60 पे, क्योंकि फैलती बहुत स्प्रेडिंग टाइप की क्रॉप है। हार्वेस्टिंग करीब 2 से 2.5 साल में लेते हैं इसकी। ड्राई रूट हमें इसकी जो चीज़ मिलती है वो ड्राई रूट में मिलती है करीब 5 से 6 टन पर हेक्टेयर। इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। यूपी वगैरह में तो थोड़ा सा इसका सैचुरेशन, लेकिन शायद यहाँ पर इसकी बड़ी डिमांड है, ठीक है। क्योंकि वो मैंने बताया जो चीज़ जहाँ सैचुरेट हो जाती है उसका मार्केट डाउन हो जाता है। अगर आप शायद इसको यहाँ करें, यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी तो शुरू में मार्केट रेट बड़ा अच्छा मिलेगा आपको उसका। उसके बाद आता है एलोवेरा। एलोवेरा भी शायद कुछ फार्मर्स यहाँ पर करते होंगे प्लेन्स वगैरह में, ठीक है। तो यूजेज इसके हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, हील वुंड्स, स्किन में एक्ने ट्रीटमेंट, ड्राई स्किन वगैरह में इसके, मतलब स्किन जो कॉस्मेटिक्स टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमारे एलोवेरा से बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें आता है हमारा क्रोमोन,
है ना, और एंथ्राक्विनोन। वैरायटी जो इसकी सबसे इस टाइम बेस्ट चल रही है वो सिम शीतल चल रही है, ठीक है। प्रोपगेशन इसका सकर्स से भी आप ले सकते हैं और प्लांटलेट से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग इसकी 10 से 12 महीने में आफ्टर प्लांटिंग, और 45 दिन पर 3 से 4 बार आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यील्ड आपको करीब मिलेगी इसमें 20 to 25 टन पर हेक्टेयर फ्रेश लीफ यील्ड जो आपकी मिलेगी। और ये आपको ये थोड़ा सा पेरिशेबल टाइप की, यानी कि आपको तुरंत काटी और आपको बेचनी है ना, फ्रेश लीफ यील्ड इसमें जो मिलती है। फिर आता है आपका अश्वगंधा। इसमें आपका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका बिटानोलॉइड्स होता है, बिटाफेरेंस, सैपोनिन्स, ये सारे इसमें मेन कंपाउंड्स है। इसकी मार्केट में इस टाइम अच्छी डिमांड है अश्वगंधा की, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा ऐसी क्रॉप है, थोड़ा ड्राई रीजन में होगी, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा इसको नहीं चाहिए। यानी कि अब आप सोचिए जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ ड्राई रीजन्स हैं वो हमारी ये ईजिली ग्रो हो सकती है। और अभी तक इसमें एमपी ही इसका ओनली स्टेट जो इसमें लीड कर रहा है, एमपी, क्योंकि वहाँ ड्राई रीजन है थोड़ा सा। बट और रेस्ट ऑफ द पार्ट में अभी ये ट्राई हुई नहीं है, ठीक है। हिल्स में हो नहीं सकता, ठीक है, हिल्स में, क्योंकि रात में ओस इतनी गिर जाती है या पाला इतना गिर जाता है, जो फ्रॉस्ट जिसको आप बोल देते हैं। तो जो ड्राई रीजन से आप वहाँ पर इन क्रॉप्स को इसको ले सकते हैं। वैरायटी में इसकी सिम पुष्टि है और पोषिता ये जो है मेजर वैरायटी है। प्रोपगेशन थ्रू सीड है, आप इसको डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं और थ्रू ट्रांसप्लांट इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग 25/15, हार्वेस्टिंग जनवरी से मार्च के आसपास करते हैं। 106 महीने की हमारी ये क्रॉप होती है और यील्ड आपको करीब इसमें 6 से 8 क्विंटल पर हेक्टेयर रूट मिलती है और 50 to 75 kg पर हेक्टेयर सीड मिलता है। इसमें क्या बेनिफिट है, आप या तो इसको हार्वेस्ट करके रूट भी बेच सकते हैं और नहीं तो हार्वेस्ट करके इसका जो सीड है उसको भी आप सेल आउट कर सकते हैं। सीड की बहुत डिमांड है, अगर यहाँ नहीं होता तो आपका इंडिया में बहुत ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर सीड बनता ही नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पर उनको सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग दे आर ओनली ग्रोइंग फॉर रूट, सीड के लिए नहीं। सीड की बहुत डिमांड है, सीड उनको नहीं मिल पाता। उसके बाद सर्पगंधा, इसमें सर्पेंटाइन होता है, इसके यूज इज हाई ब्लड शुगर, हिस्टीरिया, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव सिडेटिव ड्रग्स में इसका बड़ा यूज़ है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें मिलते हैं सर्पेंटाइन, योहिम्बाइन, डेसरपेडाइन, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो उन्हें सुने भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड है, इंडस्ट्री वालों को सब पता है, वो सारा की R&D सारी इसी में चलती है। वैरायटीज है सिमशील, RS1 जो इसकी सबसे ज़्यादा चलती है। प्लांटिंग टाइम इसका जून और जुलाई में लगाते हैं इधर, ठीक है। क्रॉप ड्यूरेशन करीब ये भी 2 साल की क्रॉप है, 2 साल तक हमारी ये चलती है। सीड रेट 5 किलो पर हेक्टेयर, स्पेसिंग 30/45 सेंटीमीटर। और यील्ड आपको जो इसमें मिलेगी ड्राई रूट्स की 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो इसकी यील्ड मिलेगी। उसके बाद आती है हमारी एरोमेटिक क्रॉप्स में जेरेनियम आता है पहला। जेरेनियम में हमारा यूजेस इसके जो है कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, सोप, मेडिसिन, इसमें यूजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें मिलता है जेरेनियोल, सिट्रोनेरॉल और लिनालोल, ये सारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड है जो इंडस्ट्री में बहुत हाईली डिमांड में रहते हैं। लेकिन ड्यू टू अभी तक ये क्या है, जेरेनियम क्या है, महाराष्ट्र की तरफ सबसे अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की थोड़ा सा ब्लैक कॉटन सॉइल है, उनको फ़ायदा मिल जाता है। सुना होगा आपने ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में, तो सुना ही होगा। वो मेनली सॉइल मानी जाती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, रूइंग के लिए, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक कलर की सॉइल होती है महाराष्ट्र। थोड़ा सा शुरुआत में रेड है, बाकी उनकी उधर ब्लैक कॉटन सॉइल वो चलती है, तो वहाँ की सॉइल थोड़ा अच्छी प्रोडक्टिव है। वहाँ जेरेनियम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे हिल्स में बड़ा हो रहा है, उधर उत्तराखंड में तो खूब हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे भी इजीली ग्रो हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको बस क्या करना, जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें थोड़ा सा आपको बचाना, अदरवाइज ये आपकी 6 से 7 महीने क्रॉप है और हर 2-2 महीने बाद इसको हार्वेस्ट करेंगे, आपको करीब अच्छा तेल मिल जाता है। जो आपकी यील्ड मिलती है इसमें, प्रोपगेशन इसका स्टेम कटिंग से होता है, इसको आपको बीज से नहीं लगाना, सिंपल कटिंग काटिए और इसको लगा दीजिए, उसमें रूटिंग हो जाएगी। वो यील्ड मिलेगी 2.5 से 3 टन पर हेक्टेयर, ऑयल यील्ड 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर। इस टाइम इसका जो ऑयल का जो रेट चल रहा है मार्केट में करीब 10,000 to 12,000 रुपीज़ पर केजी चल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें भी आप अपॉर्चुनिटी आप अपनी बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स, मैंने एरोमेटिक्स की इसलिए बात की थी क्योंकि हमारा अभी तक मेजर जो वर्क है सीमैप का थोड़ा सा एरोमेटिक क्रॉप्स में ज़्यादा, क्योंकि अरो मिशन में भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं।
कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अगर मैं बात करूँ तो करीब इसमें 80 से 90 हज़ार यहाँ पर वेरी थोड़ा बहुत कर सकता है, 4-5 हज़ार इधर, तो 80 हज़ार के करीब खर्चा आएगा। और ग्रॉस रिटर्न आपको जो बेच के सब कुछ 2.5 से 3 लाख, नेट प्रॉफिट आपका करीब 1.70-2 लाख के आसपास होगा। कम से कम मान लो थोड़ा आपका थोड़ा और लग गया तब भी आपका 1.5 लाख तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं गया इसमें, है ना। ये आपकी 6 महीने वाली क्रॉप के बारे में बता रहा हूँ, और ये वो क्रॉप है जो आपने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में ली है। अगर आपके साथ इसके साथ कोई कन्वेंशनल क्रॉप है, उसकी इनकम एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो उस तरह से हमें सोचना होगा थोड़ा सा। मिंट है, मिंट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये आप सभी जानते होंगे। मैंथोल मिंट जानते हैं, 4 तरह का हमारे इंडिया में मिंट पाया जाता है। एक तो सिंपल मैंथोल मिंट है, एक बर्गामोट मिंट, जो आप च्युइंगम वगैरह ये सब खाते हैं ना, उसमें क्या होता है बर्गामोट मिंट, उसका फ्लेवर आता है। स्पीयर मिंट, पेपर मिंट आपने सुना होगा, सेंटर फ्रेश वगैरह ये सब जो खाते हैं, है ना, ये सब इसी का वैराइटीज़ इसमें बहुत सारी है। अभी मैंथोल मिंट में जो हमारी नई वैरायटी है वो सिम उन्नति है। इसकी यील्ड इस टाइम सबसे ज़्यादा है, करीब 250 किलो तेल हमारा पर हेक्टेयर इसमें मिल जाता है, और मिनिमम भी माने तो 200 तो कहीं नहीं गया इसमें, तो इसकी अच्छी यील्ड है। और जापानीज़ मिंट का मार्केट में इस टाइम रेट थोड़ा सा वेरी करता है, क्योंकि सैचुरेशन बहुत आ गया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ की ये थोड़ा मेजर क्रॉप है, वाटर डिमांडिंग क्रॉप है, पानी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, बस ये है थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है अच्छा, वहाँ पर ये इजीली ग्रो हो सकता है। और यहाँ पर इसलिए इसकी डिमांड अच्छी हो सकती है क्योंकि क्लाइमेटिक यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। और भी नहीं तो इस सीज़न में क्या है, इसमें प्लस पॉइंट है, इस सीज़न में आपको तेल नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसका प्लांटिंग मटेरियल है वो आप तैयार कर सकते हैं। वो तैयार करके आप जो नेबरिंग फार्मर्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, आप उनको सेल आउट कर सकते हैं, है ना। तो सीड रेट जो इसकी सकर्स जो मैंने बताया करीब 400 किलो पर हेक्टेयर इसका लगता है 1 हेक्टेयर में। ईल्ड जो मिलेगी आपको, ईल्ड 150 से 200 किलो तेल आपको मिलेगा। और पेपरमिंट में थोड़ा आधा हो जाता है, 80 से 100 किलो, लेकिन इसका रेट उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। उसका अगर 800 है तो इसका रेट मिलेगा आपको 2000 से 2500 रुपये किलो मार्केट में। यील्ड कम है तो लेकिन रेट हाई है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स करीब 40,000 पर हेक्टेयर का आपको खर्चा आएगा। ग्रॉस रिटर्न आपको 1,40,000 पर हेक्टेयर, और नेट रिटर्न जो आपको नेट प्रॉफिट होगा वो करीब 1 लाख पर हेक्टेयर का इसमें। अभी तक जो यूपी में जो फार्मर्स इसको ग्रो कर रहे हैं उन्होंने 70,000, 80,000, 90,000 तक उन्होंने लिया है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है आदमी पूरी तरह से क्रॉप्स में डोमिनेट अपने आप को कर दे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फार्मर्स का अपने हिसाब से कैसे उसने मैनेज किया है, कहाँ उसने सेल किया है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये एक ग्राफिकल मैंने शो किया है कि मिंट का जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कौन कौन सी कंट्रीज लीडिंग एक्सपोर्टर हैं और इम्पोर्टर कंट्रीज हैं। फिर ये आती है लेमन ग्रास, इसके बारे में बता रहा था। इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा सिट्राल है, ये एक इंडस्ट्रियल नीडेड कंपाउंड है। वैराइटीज इसमें शिखर, कृष्णा, चिरहरित, कावेरी, ये सब वैराइटीज हैं, ठीक है। प्रोपेगेशन इसका सीड से होता है, ठीक है। तो और इसकी कलम भी लगती है, कलम जैसे कि आपने उसे ग्लैडिकुलस वगैरह के लेते हैं ना स्लिप्स, उसी तरह से इसकी भी स्लिप्स लगती हैं। तो करीब 55,000 से 60,000 स्लिप्स पर हेक्टेयर के आसपास इसकी लगती है। यील्ड जो मिलती है, हर बील्ड ऑयल यील्ड मिलती है, करीब 200 से 250 किलो तेल मिलता है। और इसका मार्केट में रेट चलता है करीब 1200 से 1400 रुपये किलो तेल का जो रेट है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमने दी हुई है 40,000, ये हमने इरीगेटेड और अनइरीगेटेड दोनों कंडीशन में हमने इसमें दी है। कॉस्ट बेनिफिट वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। ये कुछ हमारे लेमन ग्रास ऑयल के जो मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज हैं, कैसे कैसे उनकी डिमांड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वेरी कर रहा है, ठीक है। ये आपको पीपीटी मिल ही जाएगी, आप अपना उस हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है दमस्क रोज। ये क्रॉप ऐसी है कि इसको अगर साल में 1 किलो तेल भी किसी ने ले लिया या 2 साल में भी ले लिया
तो उसके कहते हैं कि 12 न्यारे हो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत प्रिसाइज वर्क करना पड़ता है। तो मेन पॉइंट इज द हार्वेस्टिंग टाइम, जो इसका फ्लावर तोड़ने का जो टाइम है वो बहुत मेन कंपोनेंट है। तो इसमें फ्लावर जो तोड़ने पड़ते हैं सुबह 10 बजे से पहले, यानी कि सूरज आने से पहले, धूप निकलने से पहले इसके फ्लावर आपके टूट जाने चाहिए, अदरवाइज द ऑयल ईल्ड एज वेल एज द ऑयल क्वालिटी वो आपकी डाउन चली जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जेरेनियोल, सिट्रोनोल, यूजिनॉल और डेमिसोनोन होता है। वैरायटीज हमारी जो सीमेट की हैं नूरजहां, रानी साहिबा, ट्रिपल IM की शायद 1-2 वैरायटी और भी हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये विंटर्स में होता है, आपके रीजन के लिए, आपके यहाँ एरिया के लिए बहुत अच्छी एक, और इंडिया में भी इसका बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसको ले सकते हैं। हार्वेस्टिंग दिसंबर-जनवरी के आसपास करते हैं। यील्ड आपको मिलती है करीब 1 साल में बता रहा हूँ, करीब 900 से 1000 ग्राम में आपको इसको तेल मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतने तेल से आप मतलब अच्छा वो मिल जाएगा रिटर्न, यानी कि लास्ट ईयर तो इसका रेट जो चल रहा था करीब शायद ऐसे था 14 या 15 लाख रुपीज़ पर केजी, है ना। तो वही है कि चीज़ कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, मार्केट रेट अच्छा होगा जो अच्छा दे देगा। कोई सैचुरेशन आ जाएगा तो फिर इसका डाउन हो जाएगा। तो अभी इसकी डिमांड, लेकिन क्योंकि ईल्ड कम होने के करके इसको कोई फार्मर जल्दी से कर नहीं सकते, लेकिन जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं इसमें। कैसे कर रहे हैं, इसको लगाने का क्या तरीका हो सकता है? आप इसको एज ए ट्रैप क्रॉप ले सकते हैं, यानी कि आप अगर आपकी कन्वेंशनल क्रॉप है, आप इसको फेंसिंग पे लगा दीजिए, तो छोटे मोटे जानवर वगैरह जो भी हैं वो इसको नहीं खाएंगे, सेफ रहेगी आपकी क्रॉप। दूसरा, कहीं आपका बाग है, एप्पल ऑर्चर्ड है या कुछ और है, बीच में आप ले लीजिए जो बचा हुआ स्पेस है, वेस्ट ही तो है वो आपकी लैंड, है ना, आप उसको वहाँ पर इसको ले सकते हैं। तो आपको क्या, एप्पल ऑर्चर्ड या जो भी कोई कीवी ऑर्चर्ड कुछ भी है, वो तो आपको इनकम देगा ही देगा। साल में अगर इसने आपको 4-5 लाख रुपए इसने दे दी तो क्या बुरा है ना। तो इस तरह की क्रॉप्स के तरफ हमें जाना होगा। फिर आती है आपकी रोजमेरी, ये आपने सुना होगा, शायद गए भी थे आप लोग कहीं एक्सपोजर विजिट करने। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो मैंने रोजमेरी, वो एक डॉक्टर साहब ने एक फ़ोटो दिखाई थी, यहाँ जो रोजमेरी हो रही है बहुत अच्छी ग्रोथ है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अगर आप और किसी उत्तराखंड में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, हिली एरियाज वो भी हैं, बट जो ग्रोथ यहाँ पर है वो नहीं है यहाँ पर। और आई थिंक यहाँ की जो मिट्टी, क्योंकि मेन चीज़ मिट्टी है ना, अल्टीमेटली क्रॉप का ग्रो हमारी मिट्टी में, मिट्टी का बड़ा फर्क होता है। तो यहाँ पर जो ऑयल क्वालिटी होगी, आई थिंक वो इट विल बी मच बेटर, जो हमारे और तरह के जो ऑयल हैं उनसे यहाँ पर अच्छी होगी। तो ये एक अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास रोजमेरी का। इसमें हमारी जो वैरायटी है वो सिम हरियाली है। प्रोपेगेशन इसका हम कटिंग से करते हैं, जैसे जेरेनियम करते हैं, इसको भी आप सिंपल काटें और इसको लगा दें, 10 से 15 दिन में इसकी रूटिंग हो जाती है, आप उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पानी पीजिए, पानी है हार्वेस्टिंग इसकी हम 150 to 160 डेज में करते हैं। ईल्ड जो मिलेगी, हर बीड अगर लेते हैं तो 100 to 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास। रोजमेरी की जो लीफ है वो हम हर्बल टी में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी ड्राइड लीफ भी हम मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। दोनों ही तरह से हैं। और साथ साथ अगर वो नहीं आपको करना है, आपके पास तेल निकालने की फैसिलिटी है, तो आप इसका तेल निकाल के वो भी आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या करते हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं वो ड्राइड लीव करके उसको मार्केट में बेच देते हैं, तो वो भी करीब 300 से 400 रुपये किलो उसकी बिक जाती है आराम से। ठीक है, तो आपके पास इसमें दोनों ही ऑप्शन है। इकोनॉमिक्स लगभग 60,000 का खर्चा आता है इसमें, ग्रॉस रिटर्न आपको 2,40,000 और प्रॉफिट आपको करीब 1,80,000 का हो जाता है। कम और कम मान लेता हूँ मैं, 1.5 लाख का प्रॉफिट पर हेक्टेयर पर ईयर में एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में मुझे नहीं लगता कुछ बुरा है। ठीक है, दिस इज अनदर ऑप्शन। ये रोजमेरी ऑयल का एक मार्केट ट्रेंड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला है। अब हमारे पास हम बात तो कर रहे हैं मैप्स कल्टीवेशन की। मैप्स कल्टीवेशन की हम बात करें तो
हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है। इन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि हमारे मेडिसिन सिस्टम में इसकी बहुत डिमांड है। ये तो वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम उसको रॉ प्रोडक्ट जो भी हमारा रॉ प्रोड्यूस है वो हम उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हम उनको भेज सकते हैं। या इंडस्ट्री को हम कोई मैंने कहा था अगर क्लस्टर ऑफ फार्मर्स हो गए, नंबर ऑफ फार्मर्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इंडस्ट्री से हम इजीली अटैच हो सकते हैं। दूसरा कस्टमर और इंडस्ट्री की दोनों की इसकी प्रेफरेंस है। ठीक है, अगर आपके पास मटेरियल अच्छा होगा, लार्ज बल्क में होगा तो इंडस्ट्री खुद आपको अप्रोच करेगी, आपसे वो माल खरीदेगी सारा। दूसरा डिमांड को पूरा करने के लिए हमें उसके कल्टीवेशन की तरफ बढ़ना होगा। तो उस चीज़ में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि जितना ज़्यादा हम इसको ग्रो करेंगे इंडस्ट्री उतना ज़्यादा हमें अप्रोच करेगी और हम जो मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई का जो ट्रेंड है उसको हम काफ़ी हद तक उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा नेशनल और ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स कह लो, चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, चाहे रॉ प्रोड्यूस कह लो, जैसे कि लेमन ग्रास है। कई फार्मर्स ऐसे हैं जो लेमन ग्रास को छोटी छोटी लीफ उसकी करके और उसको एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। वो कहाँ यूज़ होती है? चाइना वगैरह में एज ए हर्बल टी। अपने इंडिया भी यूज़ होता है, लेकिन इंडिया में क्या है कि जब तक दूध पत्ती ये सब चाय की ये ना मिले ना तब तो वो कहते हैं ये चाय नहीं है। और सुबह उठते ही ग्रीन टी के रूप में उसको पी रहे होंगे। ठीक है, तो वो क्या है थोड़ा सा वो कहते हैं कि वो हाई क्लास में चली जाती है। ऐसा नहीं है, फ़ायदा करेगी, लेकिन हमें क्या वो दूध पत्ती वाली चाहिए, हमें वही चाहिए। तो क्या है ग्लोबल नेशनल मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड बहुत है। कैमोमाइल के जो ड्राई फ्लावर है उसकी बहुत डिमांड है। रोजमेरी ड्राइड लीव्स की बहुत डिमांड है। लेमन ग्रास की बहुत डिमांड है। ये ड्राइड फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो हैं आप उनका जो सीड प्रोड्यूस कीजिए या उनका मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल आप उसको तैयार कीजिए, आप उसको दूसरे फार्मर्स को आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं। कई बार क्या होता है ऐसी वैरायटीज़ भी हमें मिली हैं जो फार्मर्स अपने लेवल पर ग्रो कर रहा था लेकिन किसी लैब के पास नहीं थी। क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत सारी ऐसी आपने सुना होगा कि फार्मर हर रीजन की एक अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे लेवेंडर है वो यहीं होता है ना, इसी रीजन में, और यहाँ जो क्वालिटी या जो चीज़ मिलेगी वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, है ना। GI टैग आपने सुना होगा। तो हर रीजन की एक अपनी अपनी एक अलग है। बिल्कुल प्रॉफिटेबल रिटर्न्स इसमें अच्छे मिलते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे कंट्री की बहुत सूटेबल है। हर रीजन के हिसाब से हर तरह की क्रॉप है, आप उस हिसाब से अपने आप को अप्रोच कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है सबसे प्लस पॉइंट की, आज के टाइम में बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो MSME के थ्रू हो, चाहे वो अरोमा मिशन के थ्रू हो, चाहे वो डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दीज मैप क्रॉप्स। ये मैंने डिमांड बताई जो एसेंशियल ऑयल्स की डिमांड है इन डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेज, हाउस होल्ड, फ्रेग्रेंस, सभी सेक्टर्स में डिमांड है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है एसेंशियल ऑयल की वो फूड एंड बेवरेज सेक्टर में, उसके बाद फ्रेग्रेंस, कॉस्मेटिक्स और अरोमा थेरेपी। तो आप देख सकते हैं कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। सप्लाई क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। ठीक है, आप तो अवेयर हो गए लेकिन आप किसी और फार्मर को या किसी और को बताएंगे, वो कहेगा अरे क्या है लैब्स का टेस्ट कुछ होता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि जब वो अभी तक वो लोकल मार्केट में घूमना, आप उसको नेशनल और ग्लोबली थोड़ा देखिए, आपको पैसा भी तो वैसे ही मिलेगा, एडिशनल इनकम के रूप में। ये मैंने कुछ डेटा दिया है कि टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स कौन है वर्ल्ड में। तो सबसे टॉप पे फ्रांस है। अभी तक पूरे वर्ल्ड को जो सबसे ज़्यादा जो उसकी डिमांड को पूरी कर रहा है वो फ्रांस कर रहा है। तो हम लोग तो उसमें कहीं भी स्टैंड नहीं करते। फ्रेंच परफ्यूम्स आर नोन, वेल नोन ना, फ्रेंच परफ्यूम्स। तो आप लोग उसमें मतलब देख सकते हैं कि हम इंडिया उसमें कहीं भी स्टैंड नहीं करते, तो हम कितना पीछे हैं। लास्ट टाइम हमने स्लाइड देखी थी किसी प्रोफेसर साहब की, तो उसने लिखा है इंडिया तीसरे नंबर पर। इंडिया, ये हमारा डेटा है थोड़ा सा पुराना, शायद हो सकता है वो आ गया। एसेंशियल ऑयल्स में ही In the STEM program that was नहीं प्रोग्राम हो सकता है। तो Major कोई और कमोडिटी होगी ना, कमोडिटी होगी, मार्केट थोड़ा अलग हो सकता है। कमोडिटी कोई और हो, क्या पता वो क्रॉप वाइज हो, ये हो सकता है ना। आगे जैसे मैं मेंथा की बात कर, मैंने बताया मेंथोल ऑयल, उसमें अब इंडिया नंबर 1 है।
इस टाइम ये ओवरऑल एसेंशियल ऑयल्स। इंडियन एक्सपोर्ट जैसा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हमारा जो एक्सपोर्ट जो ट्रेंड है एसेंशियल ऑयल का, वो हमारा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो आगे इन फ्यूचर वो और भी बढ़ेगा। तो उस डिमांड को पूरा कैसे करेंगे हम, इसके कल्टीवेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करके। ये ग्लोबल ट्राइड हर्ब मार्केट है। ये ट्रेंड सिंपली ये शो करता है कि फ्रॉम 2022 और आगे 29 तक अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली द ट्रेंड विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज। यानी कि हर मार्केट जो है ट्राइड हर मार्केट वो हमारी कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। तो उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें इन हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ मूव करना होगा। ये हर्बल प्रोडक्ट्स का जो इंडियन एक्सपोर्ट है, आप देख सकते हैं 2015 में 354.68 US मिलियन डॉलर था, एंड इन 2023 इट इज़ 628, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आगे और भी बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है ये सैचुरेशन हो जाएगा। ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें इन क्रॉप्स की तरफ मूव करना ही होगा। हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें इन हाई वैल्यू मैप्स का हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक, बेवरेजेस, परफ्यूम्स, मेडिसिन, आइसक्रीम्स, अरोमाथेरेपी, फूड स्टफ्स, कन्फेक्शनरी। डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनमें हम इनके जो प्रोडक्ट्स हैं या प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में अगर बात करूँ तो मैप्स आर द सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि सर्पगंधा में सर्पेंटाइन हो गया, अश्वगंधा में ठोनोलाइट्स हो गया, है ना। तो हर क्रॉप्स का अपना अपना कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनका डिफरेंट मेडिसिनल यूजेस है। हर्बल मेडिसिन में जैसे कि ब्लैक पेपर, सिनामोन, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो हमारे हर्बल मेडिसिन के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं। आप घर में देख लो हम कितने तरह के काढ़े पीते रहते हैं। सर्दी जुकाम में लग जाता है, तुलसी का बना लिया, हल्दी का दूध पी लिया। तो होम रेमेडीज़ में ही आप देखिए कितना यूज़ है। तो ग्लोबली अगर हम सोचें तो कितना बड़ा मार्केट है इसका। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में अगर मैं बात करूँ फ्लेवरिंग एजेंट में, तो जैसे कि बेसिल, मिंट, रोजमेरी, they can be used as a flavor to food and We beverage have all industry. these three in this. हाँ? Basil, mint, oregano, thyme. हाँ, तो मतलब आप देख सकते हैं कि जो हमारे घर में ही आधे डॉक्टर तो हम खुद ही हैं घरों में ही। मतलब ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हमने जो बताए हैं, टी वगैरह में जैसे मैं बताया था कैमोमाइल, पेपरमिंट, जिंजर, इसको हम एज ए यूज़ कर सकते हैं ग्रीन टी के रूप में, जैसे आपको हम लोग लेते हैं। कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर में जैसे कि स्किन केयर में बात करूँ, एलोवेरा, कैलेंडुला, ये सब स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें इसका यूज़ होता है। हेयर केयर में रोजमेरी और टी ट्री ऑयल्स का शैम्पू वगैरह में इसका बनाने में यूज़ होता है। मतलब ऑप्शंस आर मैनी, बहुत ज़्यादा हैं अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो। एग्रीकल्चर में नेचुरल पेस्टिसाइड के रूप में अभी तक हम नीम ऑयल को यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बहुत सारे जैसे सिट्रोनेला ऑयल है, उसको हम एज ए इंसेक्ट रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आप लगा होगा आपका सिट्रोनेला, आसपास कोई छोटा मोटा कीड़ा वगैरह वो सब सेफ क्रॉप है, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स भी हमारे पास। अरोमाथेरेपी, एस्थेटिक एप्लीकेशंस वगैरह में भी इनका बहुत अच्छा यूज़ है। फिर ये मैंने कुछ बताया कि एसेंशियल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन है इंडिया में जो अभी लीडर हैं, जो अच्छा लीड कर रहे हैं मार्केट में। इसमें से एक शायद आए थे निशांत अरोमा, तो बहुत सारे ऐसे, ये कुछ ही नाम है, ऐसे शायद और भी हो सकते हैं। तो हर्बल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स में कुछ इंडस्ट्री हैं जो इस टाइम इंडिया में लीड करती हैं। तो मैंने अभी इंडिया की ही बताई है, और वर्ल्ड में जाएंगे तो आप मैनी, और ये सब जो थे इनकी तो पता ही होगा आप लोगों को, छोटे से स्टार्टअप किया था इन्होंने, और आज देखिए कहाँ पर आ 500 करोड़ बिजनेस। फिर चैलेंजेस हमें कहाँ आ रहे हैं इनके कल्टीवेशन में, चाहे वो फार्मर्स हों चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों हम मैप्स कल्टीवेशन को इतना प्रमोट नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ इट्स स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ हमारी ऐसी क्रॉप्स हैं अलग अलग रीजन में, यहाँ की बात नहीं कर रहा, कई इंडिया में ऐसे रीजन है जहाँ पर वो क्रॉप्स है लेकिन उसकी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है बड़ी स्लो है, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन कह लीजिए या पुअर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कह लीजिए या मिसमैनेजमेंट कह लीजिए ना। तो
थोड़ा सा एक हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की हमारे पास बहुत कमी है। ऐसी वैरायटीज़ ग्रो करनी होंगी, R&D हमारी उस पर होनी चाहिए कि जो हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हमें दें। टेक्निकल नो हाउस फार्मर्स के पास कम है, यानी कि फार्मर्स को पता नहीं है प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लेना है, किस तरह का लेना है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, कब उसको हार्वेस्ट करना है, कहाँ उसको बेचना है। तो ये बहुत सारी नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउस है, ये फार्मर्स थोड़ा अभी इनसे अवेयर नहीं। फिर है लैक ऑफ एडवाइजरी सपोर्ट। वही मैंने बताया, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है फार्मर्स को नहीं पता कई बार कि सीड को लगाने से पहले उसका सीड ट्रीटमेंट ज़रूरी है ना, ग्रोथ हार्मोन चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें इनमें पेस्टिसाइड यूज़ करना है कि नहीं करना है ना, सॉइल एनालिसिस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो एडवाइजरी सपोर्ट उनको नहीं मिल पाती। पुअर कोऑर्डिनेशन है स्टेक होल्डर्स के बीच में, मार्केट्स के बीच में, ग्रोअर्स के बीच में, वो थोड़ा सा पॉलिसी इम्प्रूव करके हम लोग कर सकते हैं थोड़ा उस चीज़ में। सुटेबल एग्रो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि बहुत कम ही ऐसी क्रॉप्स हैं जिन पर डिटेल्ड स्टडी हुई है, तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिन पर अभी ये सब होना है, ठीक है। तो लैक ऑफ सुटेबल एग्रो, क्रॉप ड्यूरेशन बहुत हाई हो जाता है कई बार किसी क्रॉप्स का, जैसे कि पेरिनियल क्रॉप्स बहुत ज़्यादा है, लेमन क्रॉप्स हो गई, लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनेला, ये सब क्या है, पेरिनियल है, डमस क्रोज है, वो आपका पेरिनियल है। इनएफिशिएंट प्रोसेस टेक्निक है, मतलब क्रॉप हार्वेस्ट कर ली लेकिन उसको प्रोसेस कैसे करना है उसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता है। अगर है तो डिस्टिलेशन टेक्निक किससे करना है, किस इंस्ट्रूमेंट से करना है, कितनी देर करना है, वो सारी चीज़। सपोज जैसे लेमन ग्रास में 3 घंटे डिस्टिलेशन चलाना होता है, कई फार्मर उसको 2 घंटे चलाता है, डेली निकलेगा, क्वालिटी नहीं आएगी। किसी ने बहुत ज़्यादा चला दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया, वो सारा जल गया है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डिमांड और सप्लाई को हमें समझना होगा, ठीक है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई नहीं है। पुअर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, स्कार्सिटी ऑफ गुड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको थोड़ा सा टेक्निकल हाउ वर्कशॉप के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू वो सब हमें देना होगा उसकी चीज़ को। और पुअर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वन ऑफ द बेस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब तक हमारा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हमारा जो ये मैप्स कल्टीवेशन का जो वो है या उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा विज़न जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो कुछ सॉल्यूशंस हैं, क्या सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं, जैसे कि गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जहाँ से भी लें, कोई सर्टिफाइड जगह से लें, ठीक है, सर्टिफाइड एजेंसी से लें। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हम अडॉप्ट करें, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम लोग अडॉप्ट करें, ठीक है। फार्मर्स को एजुकेट करें, जो भी हमारी जानकारी में या कुछ नहीं पता तो हम उसको पूछें, है ना। इंस्टीट्यूट से जुड़ें, साइंटिस्ट से जुड़ें, या भी जो भी उसके बारे में जानता है उनसे जुड़ें। फार्मर्स और ट्रेनिंग इनकी बहुत ज़रूरी है, ये सब होती रहनी चाहिए, वर्कशॉप वगैरह इसके थ्रू। डिस्टिलेशन यूनिट्स हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर मैं गुलाब की बात करूँ, डमस क्रॉस की, उसके लिए हमें स्टेनलेस स्टील की डिस्टिलेशन यूनिट चाहिए होती है। लेकिन अगर मैं सिंपल जेरेनियम, लेमन ग्रास इनकी बात करूँ तो उसके लिए सिंपल स्टील वाली चल जाती है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, तो उसी तरह से हमारी क्वालिटी फिर अफेक्ट होगी, वो नॉलेज होना भी बड़ा ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और FPOs मिलके अगर काम करें तो शायद इट विल बी मच बेटर, है ना। तो नए प्रोडक्ट हमें बनाने की ये सब थोड़ा सा इस तरह की टेक्निकल चीज़ें में जाती है। तो अल्टीमेटली लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैप्स हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, इन क्रिएटिंग दीज टाइप ऑफ बिजनेस वेंचर स्टार्टअप्स। और ये सब पॉसिबल तभी है जब आप लोग सब मिलके काम करेंगे, फार्मर्स को साथ लेके चलेंगे, नई चीज़ों को जानेंगे, टाइम पे आप अपना ट्रेनिंग वर्कशॉप इस तरह की करते रहिए। और साथ साथ किसी भी चीज़ की हेल्प होती है तो आप हमारी इस यूनिवर्सिटी से, CSIR लैब से, साइंटिस्टों से, ठीक है, जो भी आपको लगता है आप उनसे जुड़िए, और जो भी किसी तरह की जानकारी आप उनसे ज़रूर लीजिए। थैंक यू। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो सीजनली मीन्स टू 6 मंथ वेरिएशन है सीजन्स को लेकर। और जैसे अदर देन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे अगर हम बात करते हैं अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया कि वहाँ पे मल्टीपल ऑफ MAPs प्लांट्स क्रॉप्स जो है कल्टिवेट हो रहे हैं जी। तो सर क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हम वही जैसे जिस तरीके से हमने देखा था हर एक क्रॉप की अपना अपना वैल्यू, अपनी अपनी फिजिबल कंडीशंस, तो वही अगर हम यहाँ पे एज ऑफ नाउ अभी ऑन द इनिशियल स्टेज अभी ये स्टार्टअप ही है और देखते हैं कि इसमें ज़्यादा रिसर्च की भी ज़रूरत है,
ऑब्वियसली कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर, खासकर कश्मीर के साइड में इसमें 6 months रहता है, मतलब आप सिर्फ अभी को देखते हैं, तो कोई क्रॉप ऐसा जो फिजिबल है और इस कंडीशंस को लेके जैसे सर आप बोल रहे थे, और कोई तो है ही। हाँ वही आधे ऐसे हैं जो थोड़ा हार्श, क्या लग रहा है कि क्योंकि आउटसाइड जब देखते हैं ना अभी के टाइम में टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा उसके लिए जैसे कि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन थोड़ा सा अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे कि फ्रॉस्ट कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल आप उसको कवर कर दीजिए फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स में क्या होता है ना कि ये एक क्लाइमेटिक चीज़ है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते और इससे बच भी नहीं सकते, बच केवल कह सकते हैं एक टू क्रिएट अ सम टाइप ऑफ बैरियर, प्रोडक्टिव। आप एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं उसके बीच में। तो सर आपकी साइड में अभी के टाइम में या अभी तक आपकी साइड में कोई ऐसी एक्सपीरियंस हुई है, लाइक जैसे अगर आप हमारा सर हमारा एक बागेश्वर में सेंटर है पुराना, वो बहुत हाइट पे वो भी है ना, वहाँ पर रात में फ्रॉस्ट वगैरह गिरता जी। है, तो वहाँ पर हमारा 28 हेक्टेयर के करीब फार्म है, तो वहाँ पर जो भी क्रॉप्स हैं वो जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, सेम सिचुएशन वहाँ पर है, तो उसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, वी प्रोटेक्ट द क्रॉप्स थ्रू पॉलिशीट, रात में कवर कर दी, दिन में उसको हटा दिया, ठीक है, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन। इसके अलावा आप नेचर से आप कैसे बच नहीं, उसमें तो है ही नहीं, वही तो हमने रिसर्च करना है, तभी can't मैं बोल रहा हूँ fight काइनेटिक with nature. नेचर है तो You can't fight with the nature. कभी शॉक भी हो जाता है।